फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। पिछले सीरीज में हमने देखा था कि जो 1992 का 38वीं बीपीएससी का जो पीटी का क्वेश्चन था वो करवाया गया था। जैसा कि मैंने बताया था कि एक बार स्टार्टिंग का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एक बार लास्ट का करवाया जाएगा, इस तरीके से। तो आज हम देखते हैं 64वीं संयुक्त परीक्षा पीटी का 2019 का क्वेश्चन। इसमें आपका 150 क्वेश्चन है और इसका फुल डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। और हाँ, कल कमेंट आया था कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है एक क्वेश्चन में, तो इसका मैं कोशिश करूँगी मैं उस चीज़ को टाइमिंग को कम करूँ। बात यह है कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के कारण वो टाइमिंग का इशू आता है, पर मैं अपने लेवल पर पूरी कोशिश करूँगी। चलिए ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। आपका ऑप्शन दे दिया गया है शुद्ध पानी, उदासीन, क्षारीय विलय, अम्लीय विलयन। तो इसका आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें शुद्ध पानी जो है, शुद्ध पानी और फिर उदासीन विलयन की जो बात की गई है, इन दोनों का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसलिए एक से ज़्यादा आंसर के लिए क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, नाइट्रोजन में भी होती है, तांबा में भी होती है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यही होता है हाइड्रोजन में, क्योंकि इसका जो आपका परमाणु द्रव्यांक है वो एक है। तो एक हाइड्रोजन और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रम की बात अगर हम कर रहे हैं तो एंगस्ट्रम है आपकी तरंग दैर्ध्य की जो यूनिट है, इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आवृत्ति को क्या से नापा जाता है। आवृत्ति को क्या से मापा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हर्ट्ज से। आवृत्ति की जो ऐसा यूनिट है वो भी हर्ट्ज है। ठीक है, अगला है कि डीएनए की खोज किसने किया था। ठीक है, तो डीएनए की खोज की बात अगर की जा रही है तो इसका सही आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। जेम्स वाटरसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जॉन हांस और हरगोविंद खुराना किसने किया था। तो डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में आ सकते हैं, जेम्स वाटरसन और फ्रांसिस क्रिक के संबंध में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो जो ये लोग जो थे, जेम्स वाटरसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए के अवयवों को क्रम को व्यवस्थित करके डीएनए के अणु को डबल हेलिक्स मॉडल में, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं कि द्विकुंडलित प्रतिरूप के रूप में इन्होंने निरूपित किया था। इन्होंने खोज डीएनए का नहीं किया था। तो आप ध्यान में रखिए कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने ही उसका खोज किया था। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड की बात की जा रही है तो ये आपका एक वसा है। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड की बात की जा रही है तो ये आपका वसा है। और ये क्या है कि मानव के शरीर में वसा की जो संरचना होती है तो ट्राइग्लिसराइड के कारण ही होती है। अगला हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये सारे चीज़ अगर हिंदी में लिखा रहे तो वो ज़्यादा, इंग्लिश में लिखा रहे तो वो ज़्यादा सही होता है पढ़ने में। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मस्तिष्क की निगरानी के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये एक तरीके का ईईजी जो है, ईईजी जैसे ईसीजी क्या के लिए होता है, हार्ट के लिए होता है। ईईजी जो है वो आपका एक परीक्षण का तरीका है जो मस्तिष्क में विद्युत की गति से मूल्यांकन करता है। उसके अंदर जो भी मस्तिष्क में चल रहा है, जो ट्रीटमेंट होता है वो इसके थ्रू होता है। तो ईईजी उसके लिए होता है, मस्तिष्क के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर के तापमान नियंत्रण की बात आती है तो वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे बॉडी में है वो हमारे शरीर की तापमान को नियंत्रित करता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात हो रही है तो ये जो मस्तिष्क जो अलग अलग पार्ट में बटे हैं तो अग्र मस्तिष्क में ये उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अगर आप वर्क के बारे में जान लें तो वो ये है कि हमें जो भूख लगता है या शरीर में जल का जो संतुलन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब का जो कार्य वगैरह होता है वो भी इसी के थ्रू होता है। सही, अगला हम देख लेते हैं कि सही कथन को चुनना है। ये इसमें देख लीजिए, आप ऑप्शंस देख रहे होंगे तो इसमें क्या है कि तरंग दैर्ध्य के बारे में बात किया गया है कि किसका तरंग दैर्ध्य क्या है क्या नहीं है। तो इसका अगर हम सबसे पहले ऑप्शन पर चल ले तो लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है
वो आपके बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। इस कारण से यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो विचलन होता है उसका वो कम होता है, लाल का विचलन, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या है, अधिक है। तो इसके एक और चीज़ आप बैगनी वाले के बारे में जान सकते हो। इसका सही जवाब तो सबसे पहले ये हो गया। अब बैगनी का जो होता है वो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन जो बैगनी का तरंग दैर्घ्य है दृश्य प्रकाश में भी, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, या ऐसे भी आ सकता है कि दृश्य प्रकाश में सबसे कम किसका होता है। तब अगर इस तरीके से भी आए तो वो आपका क्या होगा, बैगनी का होगा। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में क्या लिखेंगे? ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 40 डिग्री मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या होता है, अगर टी सी यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस बाई 5 इक्वल्स टू TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करके सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगर हम जवाब निकाल दें, इस कैलकुलेशन को बना करके अगर हम निकालते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट करके रखना। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? अगर विद्युत शक्ति की इकाई के बारे में बात की जा रही है तो वो है आपका वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अच्छा, एम्पियर किसकी है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, और विद्युत वाहक बल की आपकी वोल्ट हो जाती है। कूलाम विद्युत आवेश की होती है SI यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मोटर में क्या होता है। ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में इसमें बात की जा रही है। तो आप मोटर का देखिए कि क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जाता है मोटर में और वो बाहर से यांत्रिक ऊर्जा के रूप में वापस आता है। यानी कि ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब बदलने की बात आती है तो कौन बदलता है? तो इसको कह सकते हैं तरंग शक्ति इसको बदलता है। ठीक है, उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में अगर परिवर्तित किया जाता है, उष्मा जो आता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने को कौन करता है? यहाँ तो विद्युत ऊर्जा है, मैं यांत्रिक ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ। तो उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जब आता है तो वो टरबाइन का वर्क है। चलिए, इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे इससे रिलेटेड, और एक एक फैक्ट बताते जाऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है आपका, मानव शरीर में पानी होता है। तो मानव शरीर में पानी की बात है तो लगभग 70% जो होता है पानी होता है। अच्छा, एक अभी जो प्लाज्मा डोनर की बात आपकी चल रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो प्लाज्मा होता है उसमें पानी की मात्रा कितना होता है। ठीक है, विद्युत धारा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये कोविड को लेकर के। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा की बात अगर हो जा रही है तो ये नापी जाती है आपकी आमीटर से। ठीक है, या एमीटर, आमीटर कुछ भी लिखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक में आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, मीथेन भी है। ओजोन में तो O3 होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी हो नहीं सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसका खास करके ग्रीन हाउस गैसेस का मुख्य घटक है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ई, एक से ज़्यादा। ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जा रही है तो वो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं कि ये सारे जो सिद्धांत थे, अपेक्षता का सिद्धांत और ये सब उन्होंने ही दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। साइंस में पढ़ा होगा आपने। कोशिका की शक्ति स्रोत होता है। कोशिका की शक्ति स्रोत की अगर बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि एड्स निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स की बात की जाए तो ये आप क्या है, सॉरी, एड्स जो है वो विषाणु वायरस के कारण होता है। और इसमें क्या है कि एड्स रोग जो है, HIV जैसे हम बोलते हैं, HIV एड्स दोनों साथ में करके बोलते हैं, तो ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी विषाणु का नाम है, यानी वायरस का नाम है, उसी कारण से होता है। सॉरी। और शरीर में उसमें क्या होता है कि सबसे बड़े जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको ये इफेक्टेड करता है। अभी हम जो कोरोना वायरस में भी है, तो कोरोना वायरस में क्या हो रहा है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको इफेक्टेड कर रहा है वो। अच्छा, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो आर्द्रता की अगर बात हो तो हाइग्रोमीटर, जिसको हम HG से डिनोट करते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जो द्रव का घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और पायरोमीटर की बात कर ले तो पायरोमीटर उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने में यूज होता है। पायरोमीटर तो खैर कम पूछता है। लैक्टोमीटर आपका दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके यहाँ से डेयरी में दूध जाता होगा तो आपको पता होगा
कि जो आते हैं दूध लेने के लिए वो लोग सबसे पहले उनके पास ये होता है लैक्टोमीटर होता है, उससे पहले देखते हैं कि इसमें दूध की मात्रा कितनी है, उसी अनुसार से वो रेट फिक्स करते हैं। दाब की इकाई क्या है? तो दाब, अच्छा ये ब्लर हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो आप। तो दाब की इकाई की बात की जा रही है, तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसको हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि चलो ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि करंट को आप पैरेलल में लेकर चले, बिहार का और इंडिया का दोनों का करंट को पैरेलल में लेकर चले, क्योंकि करंट से बहुत लेवल मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 20 तो पूछ लिए ही जाते हैं, तो आप थोड़ा सा फोकस करके चले करंट पर। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये तो इसमें अगर हम देख ले नाफ्टा है क्या? नाफ्टा संयुक्त राज्य अमेरिका ये क्या है कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों जो कंट्रीज है, इन तीनों में एक मतलब आप कह सकते हैं कि इन तीनों में एक क्या कह सकते हैं उसे, एक वर्ड आप समझौता, हाँ इन तीनों में एक समझौता हुआ था। उसके थ्रू क्या था कि जैसे एक दूसरे में जो यहाँ अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए कोई माल वगैरह की ढुलाई या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या था कि इन लोगों में समझौता हुआ था कि हम उस पर टैक्सेस नहीं लगाएंगे। तो वो इन तीनों देश के बीच का, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच का ये समझौता था, उसमें ग्रेट ब्रिटेन का कोई रोल नहीं था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा नाफ्टा के बारे में एक और चीज़ आप जान लो, मैं बताना भूल गई आप लोगों को। नाफ्टा का स्थापना कब हुआ था? 1994 में इसका स्थापना हुआ था, 1 जनवरी 1994 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो सारा का सारा देख लो आप, जैसा कि देख पा रहे हो कि ये सारा का सारा आपका करंट का क्वेश्चन है, इसलिए करंट बहुत, और 1 साल पहले का करंट पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 साल पहले का करंट पूछा जा रहा है। जैसे हम यूपीएससी वगैरह में देखते हैं, तो यूपीएससी वगैरह में क्या करता है, आपका बिल्कुल इंस्टेंटली एग्जाम के 15-20 दिन पहले तक का भी करंट उसमें पूछ लिया जाता है। पर बीपीएससी के क्वेश्चंस आप देखोगे तो इसमें 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना पहले का, 1 साल पहले का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर बारिश होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था? तो इसके पतन के कारण की बात अगर की जा रही है, तो लगभग आपका ऑप्शंस देख लेते हैं पहले क्या है। 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष। तो आप सोच सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मतलब कितने 100 वर्ष वहाँ पर बारिश नहीं होती। एक बार इमेजिन करिए कि अगर अभी के टाइम में जैसे 1 साल भी बारिश ना हो तो कितना बुरा हाल हो जाता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 900 वर्ष। यहाँ तक इतने दिनों तक बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पर ये कंडीशन हुआ था, ठीक है। अगला जो है, वैसे अगर हम इसकी बात कर ले तो हर किसी का मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, हर किसी का हर रिपोर्ट का अलग अलग ही आता है कि हाँ कोई कहता है कि बाढ़ की वजह से, कोई कहता है कि बारिश नहीं होने की वजह से। अब वो अलग चीज़ है, एक और फाइनल हो जाए, पर ये पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार से, तो आईआईटी खड़गपुर के रिपोर्ट आए उसके अनुसार से ऐसा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा का सारा आपका करंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए लगातार सिर्फ करंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो जो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो कि मधेपुरा की बात की जा रही है। ऑप्शन क्या है? 9000 HP, HP मतलब हॉर्स पावर, 9000 HP, 10,000, 11,000, 12,000 ये कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12,000, क्योंकि ये मधेपुरा से और काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान लीजिए, जो 2018 में मधेपुरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है इसकी स्थापना हुई थी। हॉर्स पावर तो मैंने बता ही दिया, बिजली से चलित रेल इंजन की इसमें मतलब कि बनाया जाएगा, बिजली से चलित रेल इंजन का। और सबसे बड़ी चीज़ पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से वहाँ पर वो कार्य या ये फैक्ट्री शुरू की गई, किसकी सहायता से? तो फ्रांस की सहायता से ये शुरू की गई थी। हाँ, एक और चीज़, जैसे अभी तो 12,000
और ये चीज़ रेलवे में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया होगा। अभी के पहले यहाँ तो 12,000 हॉर्स पावर का बना दिया गया। अभी के पहले हमारे यहाँ पूरे इंडिया में जो मैक्सिमम हमारी रेलवे की क्षमता थी वो थी, इसके इंजन की क्षमता वो थी आपका 6,000 हॉर्स पावर, और अभी 12,000 हॉर्स पावर, यानी दुगने क्षमता वाली बना दी गई है रेलवे इंजन। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रख सकते हैं, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी भी ध्यान में रखा जा सकता है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने का सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है दरभंगा। दरभंगा में जो सुलभ जल प्रोजेक्ट जो है इसका सबसे मतलब शुरुआत जो किया गया वो दरभंगा में हुआ था। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? वैसे ये करंट का क्वेश्चन है तो पूछा नहीं जाएगा, तो इस चीज को तो छोड़ करके ही चलिए। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, क्वेश्चन करा अंजीरा से, दम्भ संतात, खिली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़ से। तो इसका जो सबसे प्राचीन जो साक्ष्य है वो मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ आपका है कहाँ पर, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात, ये इंडिया में है नहीं, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला जो प्रांत है उसका बोलन दर्रे के नज़दीक में मेहरगढ़ है अवस्थित। अच्छा, एक और चीज़ कि मेहरगढ़ से मतलब जो यहाँ पर कृषि का साक्ष्य है ना, तो उसमें 3 तरीके की गेहूं और 2 तरीके की जौ की किस्मों का संकेत भी उस टाइम में मिला था। और वहाँ की संस्कृति आपकी 7,000 से 3300 ईसा पूर्व की है वहाँ की संस्कृति। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? तो जो पहली बौद्ध समिति की बात है वो आपकी हुई थी राजगृह में। अच्छा, कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में जान लीजिए कि 483 ईस्वी में क्या हुआ था। कुशीनगर में बौद्ध का महापरिनिर्वाण के पश्चात मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व ही राजगृह पर्वत में स्थित सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संहति का आयोजन किया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस गुफा में आयोजित किया गया था, तो आप ध्यान में रखिए सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, और तो कुछ बौद्ध धर्म के बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं कि उसमें जो शिक्षाएं थी सुत्त पिटक, विनय पिटक 2 तरीके में विभाजित थी। ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। बाद बाकी तो हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है ही, और क्योंकि वो बिहार से जुड़ा है तो वो तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? अच्छा, स्वर्ण मुद्रा की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? शक कुषाणों के टाइम में इनका शुरुआत हुआ था, लेकिन जो व्यापक रूप से यूज करने की बात की जा रही है तो कनिष्क के टाइम में क्या हुआ था कि उसका व्यापक रूप से यूज हुआ था। पर क्योंकि इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है कनिष्क, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कि इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर हो जाएगा आंसर इसका, सॉरी 53 का ई नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सर्वप्रथम की बात की जा रही है तो आर्यभट्ट ने यह खोजा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात होता है। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौ दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। धरणीचंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्णम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बालपुत्र देव ने, उन्होंने ये प्रार्थना किया था देवपाल से और बौद्ध विहार के लिए 5 गौ देने का। पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी किसने लिखा? ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी की अगर हम बात कर ले तो इसे लिखा था, इसके मतलब राइटर का नाम है नहीं। आप ये चीज़ जान सकते हो कि इसमें आखिर लिखा हुआ क्या था। तो इसमें भारत के बारे में ही था। इस पुस्तक में जो भारतीय बंदरगाह वगैरह हैं और यहाँ की वाणिज्य गतिविधियाँ जो थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, पर राइटर का नाम नहीं लिखा है। अच्छा, आप अगर इसका देख ले, जैसे हमारे पास ऑप्शन है टेरियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो, तो इनके बारे में अगर हम बात कर लें तो प्लिनी का एक बुक अक्सर पूछा जाता है, नेचुरल हिस्टोरी का नाम से इनका
नेचुरल हिस्टोरी का जो है प्लिनी का अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। टॉलमी की रचना देख ले तो ज्योग्राफी, और स्ट्रैबो की रचना देख ले तो ज्योग्राफिया। इन दोनों में अक्सर मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है कि टॉलमी का ज्योग्राफी और इसका ज्योग्राफिया करके है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ है, कहाँ। वीडियो इंटरप्ट हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिला है, तो वो है आपका ताजुल मासिर। ये जो देखिए ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन जो है ताजुल मासिर में इसका जो मतलब कि मिला है। अच्छा, ताजुल मासिर की रचना जो है वो हसन निजानी ने किया था। उन्होंने उसमें ये बताया था कि जो बिहार पर बख्तियार खिलजी ने जो पहला हमला किया था उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया उन्होंने। और जो ये है 1192 ईस्वी से लेकर के 1228 ईस्वी तक में इसकी रचना की गई थी। हमला उसी टाइम में हुआ था, और 1203 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार पर उन्होंने जीत हासिल कर लिया था। और जीत हासिल करने के साथ ही अक्सर एक और भी क्वेश्चन किया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का तोड़फोड़ किसने किया, या नेस्तनाबूद किसने किया, या उसे किसने ख़त्म किया, नष्ट किया, इस तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो 1203 ईस्वी में आपके नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला और कोई नहीं, बख्तियार खिलजी ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने शासनकाल में बिचौलियों का दमन करते हुए गांव से सीधा उन्होंने संपर्क स्थापित किया था, और भू राजस्व के उपज का आधा यानी 50% उन्होंने राजस्व के रूप में निर्धारित किया था। एक और चीज कि इसके टाइम में अब 50% है तो राजस्व बहुत होता है इतना। इनके टाइम में जो आज तक में जितना भी भू राजस्व है उसमें सबसे ज़्यादा इनके टाइम में ही भू राजस्व हुआ करती थी। और फिर उस टाइम में कई बार पूछ लिया जाता है, जब हिस्ट्री से डीप क्वेश्चन पूछेगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके टाइम में भू राजस्व को क्या बोला जाता था, तो खराज नाम से बोला जाता था। और जो भू राजस्व का जो भी हिसाब जो रखते थे वो वहाँ के पटवारी रखते थे। आज भी हम लोगों को हंसी मजाक में या कुछ और में भी बोल देते कि ज़्यादा पटवारी मत बनो। मुझे इस चीज़ से ये बात याद आ गया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो जब इसमें देख लीजिए ऑप्शन, सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय और फिरदौसी संप्रदाय, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुहरावर्दी संप्रदाय के। उन्होंने क्या है सुहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला की स्थापना किया था। और इससे ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने वाली बात है नहीं। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ कि शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो एक सूफी संत थे। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मिलान करने वाले में आ जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि वो एक सूफी संत थे। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 450, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। ठीक है, अच्छा एक चीज़, हमारे यहाँ बहलोल लोदी की अगर बात की जा रही है तो बहलोल लोदी तो आपके काफ़ी फेमस थे, और इनके पास मतलब सैन्य टुकड़ियों की बात की जाए तो इन्होंने अपने टाइम में सबसे ज़्यादा ध्यान ही दिया था सैन्य व्यवस्था पर। इनका शासनकाल ही सैन्य व्यवस्था पर आधारित रहा था। लेकिन जो गणना था उनका सैन्य टुकड़ियों का, वो 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरीके से था। 100 के मल्टीपल में था इनका, या 10 के मल्टीपल में कह लो। जो इसकी बात की जा रही है आपकी कि 250, 200 की बात की जा रही है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सही जवाब आपका हो जाएगा ये डी नंबर की, कोई नहीं। अच्छा, अगला कह रहा है कि निम्न यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000
लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप इलाहाबाद का किला का नाम तो जरूर ही सुने होंगे कि इलाहाबाद का जो किला है, तो उसके बारे में एक ब्रिटिश यात्री था या व्यापारी कह लो उसको, विलियम फिंच, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया है, डिस्क्राइब करने के चक्कर में ऑप्शन बताना भूल गई। तो विलियम फिंच ने बताया था ये चीज़ अपने मतलब बुक में, नेशनल बायोग्राफी नामक उसका जो बुक है उसमें उन्होंने डिटेल्स में लिखा था कि इलाहाबाद का जो किला है वो 5,000 से 20,000 लोगों ने मिलकर 40 साल में कंप्लीट किया था। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? कश्मीर का अकबर सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन को, जो कश्मीर का ये क्या, एक मिनट सॉरी, हाँ, कश्मीर का जो अकबर की बात किया जा रहा है तो वो सुल्तान जैनुद्दीन आबिदीन को कहा जाता है। इनका शासनकाल आप ध्यान में रख सकते हो, ये 1423 से लेकर के 1423 ईस्वी से 1474 ईस्वी के बीच में इन्होंने राज्य किया था और ये वहाँ के महान शासकों में गिने जाते हैं, इस कारण से इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ठीक है, तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। ओके, हाजी शरीयतुल्लाह जो थे वो इनका एक तो शासनकाल 1781 से 1840 तक चला था। ब्रिटिश भारत में ये भारत के प्रमुख इस्लामिक सुधारक थे और इन्होंने ही फिरोजी आंदोलन की शुरुआत किया था। उसमें इन्होंने बस ये ध्यान दिया था 1818 ईस्वी में, कई बार पूछा जा सकता है कि 1818 कब किया गया था फैराजी आंदोलन, तो 1818 ईस्वी ध्यान रखिए। और उसमें क्या था कि गैर इस्लामी जो प्रथाएं थी उनको छोड़ने और मुसलमान को अपने कर्तव्यों का पालन करने का इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपका, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अब इसमें और कुछ तो खास है नहीं, वही दादा भाई नौरोजी की बात जाए तो धन निकासी वगैरह से रिलेटेड ही इन्होंने बुक लिखा था और इसमें वही धन निकासी सब के बारे में ही बताया गया था और कुछ नहीं था। बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अच्छा, बंगाल में तो अभी भी है यहाँ पर, आपका बिहार में नहीं है, पर बंगाल में तो अभी भी लीगली हो सकता है, नहीं होगा, पर ऐसे आप देख ले तो इलीगली बहुत है वहाँ पर। ऐसा था ना इस अधिनियम में कि अगर कोई घर में किराएदार रह रहा है तो उसे कुछ टाइम पीरियड तक अगर वो रह लिया तो उसे उसमें अधिकार हो जाता था। उस टाइम में जो 1885 ईस्वी की बात की जा रही, जैसे जमींदारों के ज़मीन पर कोई काम कर रहा है तो फिर उसका वो हक हो जाता था उस ज़मीन पर, इस तरीके की बात उसमें की गई थी। आज भी बंगाल में अगर कोई किराएदार रह रहा है, दूर के इलाकों में कोई किराएदार रह रहा है, ज़्यादा लंबे टाइम से रह रहा है, तो वो घर नहीं छोड़ता। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश के रूप में बना? तो बिहार 1912 ईस्वी में स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बन गया था। डेट चलिए आप बता दीजिए ऑप्शन में, जिस दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं। तो अभी हमने 2012 में क्या 100वीं वर्षगांठ भी मनाया था उसका। चलिए डेट मैं ही बता देती हूँ, 22 मार्च है उसका डेट। अगला है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो आमंत्रित करने की बात है तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पूर्ण स्वराज का जो पताका उठाने वाली बात है वो है आपका मौलाना मुस्लिम अली। ऑप्शन और देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो जो पूर्ण स्वराज की बात है सबसे पहले किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, पिछले जो 2 सेट बताएंगे दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया है।
तो आप ध्यान से रखिए, और दोनों में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करके इसको बताया भी था, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित किया गया? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो इसमें दो तरीके के मतलब डेट आते हैं, दो डेट आता है। यहाँ पर गठन की बात हो रही है। गठन सबसे पहले किस किसने किया था, ये भी चीज़ आप ध्यान रखो। गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने मिल करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1931 ईस्वी में, जो 1931 ईस्वी है, इसमें उनका गठन किया था। लेकिन उनका जो औपचारिक स्थापना हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, वो 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जो पहले इसके अध्यक्ष बने थे वो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अच्छा, किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है डॉक्टर श्री कृष्ण ने। 1937 ईस्वी में जब वहाँ पर बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का बैठक हुआ था, तो श्री कृष्ण सिंह ने उसका मतलब क्या अध्यक्षता किया था। अच्छा, कौन सा एक स्थलरूद्ध देश है? स्थलरूद्ध देश के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें स्थलरूद्ध देश होता क्या है वो आप ध्यान रखिए। जिसकी सभी सीमाएं जो होती हैं या तट रेखा जो होती है वो स्थल या किसी बंद सागर से मिलती हैं, वो स्थलरूद्ध देश होता है। तो अगर हंगरी की हम बात कर ले तो हंगरी के चारों तरफ अगर आप मैप में देखोगे तो हंगरी के चारों तरफ आपका मतलब कोई ना कोई देश मिलेगा, पानी वानी नहीं मिलेगा। तो एक जलरूद्ध देश, स्थलरूद्ध देश इस तरीके से होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अरे कहाँ चला गया ये, कितना नंबर क्वेश्चन में बता रही थी, सॉरी। चलो, हाँ, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा की बात की जा रही है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार से देखेंगे। ठीक है। तो ऐसे तो सबसे बड़ा आपका द्वीप की बात की जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार से अगर देखें बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा उस द्वीप का देखो मैं नाम ही भूल गई जो सबसे ऊपर में है कभी कभी ना पता नहीं, सॉरी, हाँ, ग्रीनलैंड जो है, मैं भूल गई थी नाम उसका कि क्या द्वीप का नाम है। तो ग्रीनलैंड तो ऐसे सबसे बड़ा है पर वो ऑप्शन में नहीं है। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो बोर्नियो आपका सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो के बाद आपका नंबर आता है मेडागास्कर का। ठीक है। अगला हम देखते हैं। हाँ, एक बात और आप जान लीजिए कि बोर्नियो कहाँ पर है। तो बोर्नियो जैसे 3 देशों के बीच में है, जिसमें इंडोनेशिया का सबसे बड़ा पार्ट है। इंडोनेशिया का लगभग 78% के करीब में होगा, और मलेशिया, फिर बोर्नियो जो कंट्री है, बोर्नियो नाम तो उसका है लेकिन अगर हिस्सा की बात की जाए तो बहुत कम परसेंट है बोर्नियो का। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात अगर हम करें तो वो आपका पंपास की बात की जाती है अगर, तो वह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक की बात की जाए तो वो है चीन। आपका रेशम का यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है, और दूसरे स्थान पर आपका भारत का स्थान है। सेकंड पोजीशन जो है वो भारत का है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक है? तो यूएसए को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा जवाब हो जाएगा सऊदी अरब जो है वो सर्वाधिक उत्पादक है। ठीक है। सऊदी अरब के बाद आपका रूस, कनाडा, चीन,
इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील, कुवैत, ये सब है। तो बस वही फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ही तो ज़्यादा मायने रखता है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार के अंश के बारे में गारो, खासी और जयंतिया की बात की जाती है। ये तीनों उसके पार्ट हैं। तो अगला जो आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा वो भुवन पहाड़िया, वो उसका पार्ट नहीं है। भुवन पहाड़िया जो है वो असम राज्य में है और ये बैराग घाटी से संबंधित है। ठीक है, अगला हम ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जब हम अवस्थित दर्रे की बात करते हैं तो वो है आपका नाथुला दर्रा। अच्छा, नाथुला दर्रा फिर है कहाँ में, ये चीज़ आप बताइए। तो आप सबसे पहले तो इनकी ऊंचाई के बारे में देख लो। जैसे जोजिला दर्रा जो है वो लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। रोहतांग 13,000 फीट के करीब में है। नाथुला 14,000 फीट के करीब में है। मैं अप्रोक्स बता रही हूँ, 14,000 फीट के करीब में है। और वही खैबर की बात की जाए तो 3,000 फीट ऊंचाई के करीब में है। तो कभी कभी अरेंज भी करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसमें अगर अरेंजमेंट में रहता तो नाथुला, नाथुला के बाद रोहतांग, रोहतांग के बाद जोजिला, फिर खैबर दर्रा। तो सब सर्वाधिक ऊंचाई की बात की जा रही है तो नाथुला दर्रा आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर है। करेवास मृत्तिका जो कि जाफरान केसर खेत का स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वो कहाँ पाई जाती है? तो केसर के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि केसर सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, वो है आपका कश्मीर में। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, कश्मीर, हिमालय। कश्मीर, हिमालय में आपकी केसर अधिक पाई जाती हैं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की बात की जा रही है। तो नगरीय जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 31% नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार। भारत सरकार के नीति आयोग जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है, नीति का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग से हर साल के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, हो सकता है कि इस वाले भी क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन, एक तो यही है, एक और शायद क्वेश्चन देखने को मिल जाए, पिछले में भी देखा था शायद हमने। तो इसलिए नीति आयोग के बारे में ध्यान में रखें। नीति आयोग का सबसे पहली बात क्या है कि फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, कभी कभी हिंदी भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म। पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो हिंदी नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा योजना आयोग को बीच में ही रद्द कर दिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक था, लेकिन उसे 2015 में ही खत्म कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसके सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत के भाषा पर आधारित भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो सबसे पहला जो राज्य का गठन हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और फिर चलिए 1956 में कौन सा अलग हुआ था? सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आप ध्यान में रखें, जो हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश जो है वो अलग हुआ था। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी के कटोरा की बात अगर की जाए, चीनी के कटोरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ देखिए, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी स्थान पर है? तो विश्व में अग्रणी स्थान पर की जाए तो चादरी अवरक की बात अगर की जाए तो भारत में, और अवरक भी सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है? तो वो आपका झारखंड में होता है अवरक। वो उस एरिया में जब आप जाओगे तो पूरा का पूरा ऐसे ही चमकता रहता है, उधर का पहाड़ वगैरह। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो बिहार, अभी देखिए अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, फिर से आ गया। तो बिहार कब बना राज्य?
22 मार्च 1912 ईस्वी को बना था। आगे देखिए, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा, यानी देख लो आपकी एक ही साल में दो दो बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो पुराने हिस्से की बात यहाँ पर की जा रही है, तो और वो भी बिहार का है। तो बिहार का जो रोहतास का पठार है, जो कि दक्षिणी पहाड़ी का भाग है, वो सबसे पुराना है अगर इसमें हम कंपेयर करके करते हैं तो। ठीक है, ऐसे भी देखिए प्राकृतिक अनुसार से जो भी होता है, बिहार को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। उसमें क्या, उत्तर का पर्वतीय और तराई भाग हो गया, और मध्य का विशाल मैदान, और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। तो दक्षिण के पहाड़ी किनारा का ही एक पार्ट है आपका रोहतास का पठार। ठीक है, अगला देखते हैं, ये तो करंट का क्वेश्चन। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो है अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, वो है कछारी मिट्टियों से वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा था बिहार का। ओके अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि भारत में राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान। तो नीचे से प्रथम स्थान था भाई बिहार का शिक्षा में। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो जूट उत्पादन की अगर बात की जा रही है, तो जो इसका बिहार का स्थान है वो द्वितीय स्थान है जूट उत्पादन में। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है, पहले स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल है जूट उत्पादन में। ठीक है, अगला हम ध्यान देते हैं, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों का प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो बिहार में तेल वगैरह तो है नहीं, वन उतना है नहीं, बालू का खनन, हाँ नदियां तो हैं, बट सबसे अधिक आपका देखिए कृषि आधारित उद्योग की बात अगर की जा रही है, नहीं रहता तो बालू का खनन हो सकता था। तो कृषि आधारित उद्योग की बात की जा रही है, तो ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका देखेंगे, पिछड़ी जाति आयोग का एक अगर मान लो कि रहता अनुसूचित जाति का, तो जवाब अलग हो जाता है। पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी का, तो हो गया काका साहेब कालेलकर, ये इसके प्रथम सभापति थे उस आयोग के। अच्छा, राज्य लोक सभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात अगर की जा रही है, तो इसका अध्यक्ष भारत के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वही आपका रहता है यूपीएससी का, तो फिर सॉरी गलत मार्क हो गया, भारत का राज्य का राज्यपाल, और अगर आपका यूपीएससी का रहता तो वो आपका हो जाता भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य की बात की जा रही है, तो उसकी जो आयु होती है वो आपकी होती है 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य की आयु। और वही अगर विधानसभा की बात होती तो कितनी होती, आप एक बार, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान आपका अनुच्छेद 330 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होता है, क्योंकि संसद क्या से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको बात की जा रही है कि निम्न में से कौन अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है। तो पंचायत के गठन की बात की जा रही है,
तो अनुच्छेद 40 में किया गया है पंचायत की गठन के लिए। ये आपका पहले अनुच्छेद 40 किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, और ये पहले ही जो गांधीवादी विचारधारा है उसके तहत इस अनुच्छेद को रखा गया था। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड के अस्तित्व में आने की बात हो रही है, तो वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तित करने की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने प्रतिवेदन जमा किया? तो आपका सरकारी आयोग का गठन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो 1983 ईस्वी में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। अब इसमें क्या कह रहा है कि जिसे केंद्र सरकार राज्यों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, तो इसका गठन जो हुआ था वो तो 1983 में हो गया था, लेकिन जो ये 1988 ईस्वी में उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपा था, और जिसमें 247 के करीब अनुशंसाएं थी और उसी में इसकी बात की गई थी। तो इसका सही जवाब आपका 1988 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। गठन की अगर बात की जाती तो 1983 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन की बात अगर की जाए तो अनुच्छेद 280 में इसके गठन का बात किया गया है। अच्छा, ये राष्ट्रपति द्वारा इसका मतलब हर 5 वर्ष पर या उससे पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। भारत का वित्त आयोग के बारे में एक और चीज़ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरीके की निकाय है। तो वित्त आयोग जो है वो अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी, इसका आप अनुच्छेद कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने नंबर अनुच्छेद में भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसकी बात की गई है। किसके द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो उनकी योग्यता, मतलब जो महान्यायवादी जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पैरेलल में होते हैं, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन वही होती है। ठीक है, चलो अभी तक आप लोगों को अगर बताना होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। तो भारत के महान्यायवादी की जो बात की जा रही है वो आपके अनुच्छेद 76 में बात की जाती है, इनके पद की व्यवस्था उसी में की गई है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही थी। वैसे अब ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये 2019 में पूछ चुका है तो थोड़ा सा ध्यान में, क्योंकि वो लास्ट था पंचवर्षीय योजना, इस कारण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस टाइम में कृषि और सहायक क्षेत्र का जो परसेंटेज रखा गया था वो 4% रखा गया था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? अच्छा, मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वो क्या हो सकता है, आप बताइए। सबसे पहली बात, मेक इन इंडिया जो है ये देख लीजिए, आप ऑप्शन ही देख लीजिए। नौकरशाही में ढीलापन को दूर करना, मेक इन इंडिया मतलब यहाँ पर सामान को बनाने के लिए किया गया था, तो इसका नौकरशाही से कोई मतलब नहीं है। 2014 में इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। उसमें था कि रोजगार सृजन और कौशल विकास को प्रोत्साहन देना था। उसके साथ साथ भारत को विनिर्माण यानी ग्लोबल हब बनाना था विनिर्माण में। ठीक है, और फिर उसके अलावा और भी कई वर्ग थे उसके। ये भी पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में है? तो उसका मिनिस्ट्री जो है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और वाणिज्य मंत्रालय दोनों का मिल करके वो बनाया गया है। लेट लतीफ़ा शाही को हटाना हो सकता है क्या? नहीं। विनिर्माण की लागत को कम करना। ठीक है, और अगला है आपका कि उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। तो नहीं, इसका तो मैंने उद्देश्य बता ही दिया कि क्या उद्देश्य था, तो इनमें से कोई भी नहीं है, हो जाएगा इसका आंसर ई हो जाएगा इसका सही जवाब।
निम्न से कौन एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? औद्योगिक विकास की बात की जा रही है तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया तो अभी उसके बारे में आपको बता दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये है आपका, ये ग्लोबली मतलब कि ग्लोबली ये बनाया जाता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का ये चीज़ तैयार किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसमें रैंकिंग दी जाती है अब मतलब अलग अलग देश की कि बिजनेस के मामले में कौन कितना आगे है, उसकी रैंकिंग दी जाती है। आजकल इसकी रैंकिंग सुधरते जा रही है इंडिया की। अच्छा, इस बार रैंकिंग इसकी 78 पर पहुंच गई थी। तो पहले कभी एक टाइम था जब 138 140 इस तरीके से हुआ करती थी। इस कारण से इस पर रोक भी लगा दिया गया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर रैंकिंग तो हमारा सुधर रहा है पर ग्राउंड लेवल पर तो सुधार देखा नहीं जा रहा। इस कारण से रिव्यू के लिए इसको डाल दिया गया कि क्या सही रैंकिंग नहीं कर रहा है या नहीं निकल रहा। स्टार्टअप इंडिया की बात की जाए तो हाँ, स्टार्टअप इंडिया तो है इसका एक पार्ट आपका औद्योगिक विकास के लिए। और दूसरा है कि डिजिटल इंडिया, तो नहीं, डिजिटल इंडिया तो डिजिटलाइजेशन के लिए काम किया गया है। यानी कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा कि कौन नहीं है, तो ए और जो बी और डी है वो तो इसका जवाब नहीं है, यानी कि ई इसका सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो पूरा जो प्रोग्राम है ये इसका प्रारूप जो प्रकाशित किया था वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है। अगला हम देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर कितना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी बिहार की पूछा जा सकता है, कभी आपके भारत का पूछा जा सकता है। तो भारत का अगर पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 64.6%। ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया? ठीक है। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के लिए स्वयं सेवा समूह में विचार को दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस जो थे वो प्रधानमंत्री बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने गरीबी निवारण और प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा सहायता समूह के विचार को दिया था 2006 ईस्वी में। ठीक है। और उन्हें 2006 ईस्वी में क्या किया गया था कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान की अगर बात की जाए, ये तो तब का था, ये 2019 का क्वेश्चन है, तो ये तब का था। आज का भारतीय रिजर्व आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत, आज के शक्तिकांत दास आज के आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है। कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने की बात की जा रही है तो देखिए, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशक, उर्वरक, ये सब का प्रयोग, ये तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। निम्न में से कौन एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा का उद्देश्य की बात अगर की जाए देखिए, परिसंपत्तियों का निर्माण, मनरेगा सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना नहीं, मनरेगा के अंडर ये नहीं आता, जल प्रबंधन भी नहीं आता, लेकिन ग्रामीण आय को बढ़ाना और परिसंपत्तियों का निर्माण, ये तो मनरेगा के अंतर्गत आता है ना। मनरेगा का जो वर्क है वो क्या है कि जो ग्रामीण गरीब लोग हैं उनकी परिसंपत्तियों के निर्माण, उनकी आजीविका के संसाधनों एवं आय में वृद्धि करवाना। मनरेगा के तहत ही अगर किसी को 100 दिन तक मतलब काम नहीं मिल पा रहा तो 100 दिन का उन्हें भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, वो तो करंट से था। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर को हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति का, ठीक है, तो उसके वर्णन उसमें क्या क्या हरित क्रांति, नॉर्मल से बात है कि हरित क्रांति का टाइम, इतना क्वेश्चन आप मत देखिए।
हरित क्रांति में क्या क्या था? हरी सब्जियों का उत्पादन अधिक हुआ था? नहीं। गहन कृषि जिला कार्यालय बनाया गया था? नहीं। उच्च उपज किस्म की कार्यक्रम था? तो इसको एक बार सोचा जा सकता, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम तो ये नहीं था। बीज, उर्वरक और जल तकनीकी पर ध्यान दे करके, और यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन ने इन चीज़ों पर ध्यान देकर क्या किया था? हरित क्रांति लाया था। अच्छा, कौन नीति आयोग का सीईओ है? अभी करंट का पूछा जाए, ये उस टाइम का भी करंट का क्वेश्चन था। वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वर्तमान में भी अमिताभ कांत ही नीति आयोग का सीईओ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2011 के अनुसार निम्न में से जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहाँ था? अच्छा, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके 2011 के जनगणना से। तो एक बार आप बिहार के परिदृश्य में भी और ऐसे भी ओवरऑल इंडिया के परिदृश्य में भी आप एक बार जनगणना को अच्छे से देख ले। इससे कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर साल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, जो नियरेस्ट जनगणना हो उससे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो तो है वेस्ट बंगाल की, क्योंकि इसमें वेस्ट बंगाल एक ऑप्शन नहीं है, तो वेस्ट बंगाल के बाद आपका बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार की अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918 था इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं 2011 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रकाशित करने की बात है, आर्थिक सर्वेक्षण की बात है, तो 2006-07 में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कि बिहार में, चलिए ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। बिहार राज्य में वर्ष 2016, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो कोई मतलब नहीं बनता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण क्या था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी का आधिकारिक प्रयास, जहाज, एक मिनट, कारण नहीं था, ये चीज़ मिस्टेक अभी भी होता है मुझसे क्वेश्चन पढ़ने में। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के आधिकारिक प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। देखिए जो 1857 की बात है, तो उस टाइम में जो मेनली कारण था वो रिलीजियस रीजन ही था। उसमें आपका ईसाई धर्म का वो लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। अच्छा, जहाज से यात्रा करना इन द सेंस कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता था जिसने समुद्र पार कर लिया उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, तो ये भी एक चीज़ था कि जहाज से उन्हें यात्रा करने की बात क्या बात आ रहा था। भत्ते की रोकथाम तो की ही गई थी, तो ये सब भी तत्कालिक कारण भी आप देख सकते हैं कि कारतूस में जो सुअर और गाय की चर्बी डाली गई थी वो था। तो इसमें अधिकारियों की अक्षमता से क्या लेना देना था? इन लोगों को बोलना उतना ये कैपेसिटी भी नहीं था कि हम लोग बोल सकते या कुछ भी, तो उसका ये कोई रीज़न नहीं था। डी हो जाएगा सही जवाब। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि वो साम्राज्य की सीमा थी। तो जब 1857 का जब विद्रोह हो गया था, तो विद्रोह के बाद इनकी एक तो ऐसे ही ये बुजुर्ग थे, और उसके बाद बहादुर शाह जफर का जो कार्यकाल का सीमा, जो इनका दायरा था, एरिया का दायरा जो था, वो चांदनी चौक से पालम तक ही रह गया था। चांदनी चौक से पालम आप यूँ लगा लो कि मुश्किल से 30 से 40 किलोमीटर के बीच में इतना एरिया बस रह गया था जिस पर वो शासन कर रहे थे। तो ये हो गया था, और 1857 के बाद तो ऐसे भी उन्हें निर्वासित करके और फिर रंगून भेज दिया गया था। बुजुर्ग थे ही, 80-85 साल के वो थे। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो जो ये था विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए, तो विजयनगर साम्राज्य तो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उसके पहले ही समाप्त हो चुका था। ठीक है, हाँ ये देखिए कि हैदराबाद का जो निजाम लोग था, इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चल रहा था उसके खिलाफ में कोई बगावत नहीं किया था। ठीक है, तमिलनाडु के पोलीगार के बारे में अगर बात की जाए तो 1805 ईस्वी के करीब में इन लोगों ने उसका विद्रोह किया था। और ये देखिए
त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने भी 1802 से 1809 के बीच में उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। निजाम लोगों ने नहीं विरोध किया था। आज़ादी के बाद भी निजामों को आपको पता ही है कि भारत में किस तरीके से मिला गया। चलो आप एक बार बताई दो कमेंट बॉक्स में कि निजाम को, जो हैदराबाद का निजाम था, उसे किस आधार पर भारत में मिलाया गया था। वो स्वतंत्र था, उसे बाद में मिलाया गया था, तो किस आधार पर उन्हें भारत में मिलाया गया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह आपका था कि जो रैयत नील की खेती करना नहीं चाहते थे, उनसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था। और वो भी देखिए यहाँ पर दो तरीके का ऑप्शन है, ज़बरदस्ती करवाया जाता था, और सी में है कि ज़बरदस्ती एक अमान्य मूल पर करवाया जाता था। तो ज़बरदस्ती तो करवाया ही जाता था, लेकिन अमान्य मूल पर भी करवाया जाता था। उन्हें जितना मिलना चाहिए था उतना मूल्य भी नहीं मिलता था और करवाया जाता था। उसी में क्या था कि 3 कठिया जो प्रथा था वो चलाया गया था। उसमें यानी कि 20 कट्ठे में 20 यानी 1 बीघा में यानी 20 कट्ठे में आपका 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसके लिए विद्रोह आपका हुआ था कि नील विद्रोह आपका हुआ था 1859 से लेकर के 61 के बीच में पहला नील विद्रोह हुआ था। और उसके बाद फिर गांधी जी की अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वो भी नील की खेती के कारण ही हुआ था। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1875 में जो दक्कन का दंगा हुआ था उसका जो तत्कालीन कारण की अगर हम बात कर ले तो वो था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लगाया जाना। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर में वहाँ के जो किसान लोग थे उनका साहूकारों के विरुद्ध उनका विरोध हुआ था 1874-75 में। उन पर जैसे क्या था कि जो महाजन लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा ब्याज के साथ मतलब उचित दर पर वो उनको कर दिया जा रहा था, तो इसलिए उन लोगों ने विरोध किया था। अगला जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि रजनी पामदत्त, यहाँ पर रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में बात की? तो अक्सर हाँ ये स्टेटमेंट तो पूछ लिया ही जाता है कि वे किसके बारे में कहा गया कि वो साम्राज्य से लड़ते भी थे, साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, सहयोग भी करते थे, या किसने कहा, ऐसा ही पूछा जा सकता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त ने ये बात किया था। क्यों किया था वो आप ध्यान में रख सकते हैं कि 1905 तक उन लोगों ने क्या किया था, उदारवादी नीति को कांग्रेस ने अपनाया था। 1850 में इसकी स्थापना हुई और 1905 तक उन्होंने उदारवादी नीति को अपनाया लगभग 20 साल तक। और उसके बाद क्या था कि उन्होंने अपना रणनीति बदल लिया था 1905 के बाद, तो इसीलिए उन्होंने रजनी पामदत्त ने ये स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो द हिंदू की बात कर ले या बंगाली या द महर्ता की बात कर ले, तो ये सारे के सारे राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। लेकिन वही द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो ये एक साम्राज्य मतलब राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में किया गया था। ठीक है, आज तक वो चल रहा है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजरदेशन सभा के लिए निम्न विकल्पों का सही संयोजन करें। तो आप यूँ समझ लो कि ये बस पूछने का मतलब ये है, अगर सामने सामने मिलान करने के लिए भी दिया जा सकता था। अच्छा, तो प्रार्थना समाज का जो आप यहीं से देख लीजिए ऑप्शन में, इसको क्या ही देखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, यानी ए ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। ठीक है, यंग इंडिया के संस्थापक मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी, इसके संस्थापक जो थे गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और रहनुमाई मजरदेशन सभा के जो संस्थापक थे नौराजी फुरदोनजी। तो ये थे। तो इसका सही जवाब अगर आप मिला लेते हो तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरिकृष्ण, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोनजी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर समाचार पत्र दे दिया गया है और उसके संस्थापक की बात की जा रही है। तो देखिए, द हिंदू के संस्थापक कौन थे? द हिंदू के संस्थापक आपके थे सुब्रमण्या अय्यर। द हिंदू के संस्थापक थे सुब्रमण्या अय्यर। केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के संस्थापक गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक के संस्थापक ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला में पूछ रहा है आपसे कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। कब से जाने जाने लगे? तो 1859 ईस्वी में जो हुआ था, 1897 ईस्वी में क्या हुआ था कि रेड एम्स्टर्ड की हत्या हुआ था, उस पर मुकदमा चला था और उन्होंने उसके जो रैंड है उसकी हत्या के समर्थन में बाल गंगाधर तिलक को 18 साल का जेल हुआ था। तो उसी के बाद इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसका आप सही जवाब देख लीजिए। सही जवाब इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की बात अगर की, हाँ, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बना दिया था और उसके लिए 18 महीने का उन्हें सजा भी मिला था। सरकार के विरोध में असेंबलियों में बम फेंकने के समय भरत सिंह की एज क्या थी? भरत सिंह का उस वक्त एज था 21 साल 6 महीना 10 दिन, यानी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग वो कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में गांधी का रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था। तो उसी के विरोध में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार किया था। किसने? जनरल डायर ने। जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह के बारे में पिछले जो सेट था उसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। आरा से वो शामिल हुए थे। पिछले में मैंने इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके भी बताया था कि कुंवर सिंह कौन से राज परिवार के सदस्य थे, मतलब उनकी जो वो पूर्वज थे वो कौन से राज परिवार के थे। तो वो वहाँ से आपको ध्यान ही होगा अगर आपने लेक्चर देखा होगा। तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह है वो बिहार से किया। ठीक है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और वे व्हाइट मैन वार्डन इसे व्हाइट मैन वार्डन कहा जाता है। यह कथन किसका था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो ऑप्शन इसका है ये देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। गांधी जी के असहयोग, देख लो आप, चंपारण सत्याग्रह से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए सेम पेपर में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप भारत के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश ने सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो ये महान कार्य जो किया गया था वो आपके इसमें बिहार में ही किया गया था। ये महान कार्य बिहार में ही फिर से स्टार्ट करवाया गया था। सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में उसने अपने प्रसिद्ध अस्त्र सत्याग्रह का प्रयोग किया था और भारत में सर्वप्रथम चंपारण में ही इसका प्रयोग किया था, लेकिन बाद में फिर वही बिहार में ही आपका स्टार्ट भी किया गया था शराब को। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ
किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया? तो उस टाइम में आपका सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के टाइम में चौकीदारी कर ये दिया करते थे, और इसके विरोध में उन्होंने एक और आंदोलन किया, मतलब विरोध चौकीदारी कर को के लिए उन्होंने उसमें आंदोलन में साथ साथ चलाया। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो वहाँ पर क्या हुआ था फरवरी 1938 में कि भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह नहीं, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। हाँ, जो इसका ये राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, उस वक्त में क्या हुआ था 1938 ईस्वी में बिहार सरकार में जो नया गठन हुआ था, उस टाइम में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोला जाता था। 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ था और उसके आधार पर वहाँ पर सरकार का गठन हुआ था। तो उस वक्त का जो प्रधानमंत्री था, आज जिसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो जो यूनुस खान थे वो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। और कांग्रेस की फिर उसी टाइम में क्या हुआ था कि कुछ राजनीतिक लोगों को बंदी बना दिया गया था। उसी के विरोध में उन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया था। यूनुस खान से भी रिलेटेड दो क्वेश्चन, मतलब इनडायरेक्ट रूप में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। बिहार किसान सभा से में कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा में आपके ये स्वामी सहजानंद सिन्हा वो जुड़े हुए थे। उन्होंने एक्चुअली ये देखिए कि कौन जुड़ा हुआ था कि अगर बात की जाए तो स्थापना 1929 ईस्वी में स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था, और उसके मेंबर से कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकरात नायक और ये दुनंदन शर्मा, ये सारे के सारे उसके मेंबर्स थे। उसके अलावा बहुत सारे लोग थे, किशोरी प्रसाद सिन्हा लोग, ये सब रामचंद्र मिश्र, ये सारे उसके मेंबर्स थे। तो यानी कि जुड़े हुए होने की बात की जाए तो सारे के सारे थे, यानी उपयुक्त में से सभी उसके मेंबर थे। अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का लगभग 10 क्वेश्चन, लगभग क्या 10 क्वेश्चन है। एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई, ये देखिए कमरा है, चौड़ाई इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है, तो रखे जाने वाले खंबे, तो खंबा जो भी मान लीजिए कमरा है, तो कमरा में जो विकर्ण इसका होता है वही खंबे की मैक्सिमम लंबाई उतनी ही की रखी जा सकती है। तो ये तो एक कमरा क्या होता है, कमरा एक घन या घन के रूप में होता है। तो घन या घन आप जिस भी रूप में मान लीजिए आप, तो उसका क्या होता है, विकर्ण की लंबाई स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स। तो सभी का 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो आपका सॉल्व ये आ जाएगा 289, और 289 का हो जाता है 17। तो 17 मीटर उसका हो जाएगा, 17 मीटर लंबा खंबा को रखा जा सकता है। एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई 150 मीटर और जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी पुल को कितने टाइम में पार करेगा? तो सबसे पहले तो आप 144 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देते हैं, तो इसका जवाब आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा चाल। टोटल दूरी कितनी, रेलगाड़ी की दूरी अपनी हो गई और प्लस पुल की दूरी, यानी कि 400 मीटर दूरी को वो 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, यानी कि 10 मीटर उसका 10 सेकंड उसका टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दस सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्याएं की बात की जा रही है। 2, 3, 7, 11, 13, 15 तो होगा नहीं, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 43, 47, ये अभाज्य संख्या है जो किसी से भी एक और अपने आप के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। और एक अभाज्य संख्या नहीं होता, क्योंकि कम से कम 2 होने चाहिए और एक में तो सिर्फ 1 आ रहा है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होता। तो यहाँ तक के टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई 15, तो ये हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो x के जगह इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका सही जवाब इसका आ जाएगा -5। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखिए 66% लोग परीक्षा हॉल में 66% लोग हिंदी और इतना % लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो टोटल तो 100% ही होते हैं ना। इन दोनों को आप जोड़ेंगे क्या होता है, NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो टोटल 100 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 125।
तो 125 से 100 हटाएंगे तो 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते होंगे। तो आप ये देखिए कि 3000 का अगर 25% निकालेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसका सही जवाब निकालेंगे तो 35/73 हो जाएगा। 35/73 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन है, अगला में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि क्या निकालना है, जेड और एक्स के बीच में रिलेशन निकालने का रहा तो वाई को हम एलिमिनेट कर देंगे। वाई को एलिमिनेट करके जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका इसका सही जवाब ए नंबर ऑप्शन। 4 बहनों की औसत आयु जो है वो 7 वर्ष है, यानी कि 28 हो गया। और यदि माँ की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत जो हो जाएगा वो 6 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि अभी 7 वर्ष है औसत, 13 हो जाएगा। और 13 + 3 ना 4 बहन, तो 5 लोग तो ऐसे 4 बहन ही हो गए, एक माँ, यानी 5 जुड़ गई। और 6 वर्ष बढ़ने का मतलब है कि 13 वर्ष हो गया औसत आयु उनका, तो 13 × 5 यानी 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 28 बहनों की आयु आ रही है तो 65 - 28 करेंगे, 28 करेंगे तो इसका सही जवाब आपका आ जाएगा 37 वर्ष। तो 37 वर्ष उसकी माँ की आयु हो जाएगी। चलिए इसमें क्या है, इसमें ये देखिए 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और गुना 2x + 1, यानी कि 3 का पावर ये भी है तो x + 8 = आपका हो जाएगा 3 × 6x + 3, तो x = वैल्यू निकालेंगे तो 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते सही हो गया पूरा 149। एक क्वेश्चन और होना चाहिए, हाँ। सिग्मा में n का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक में दिया है तो s का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा की बात की जा रही है, यानी कि एक बार 1 वैल्यू रखेंगे, एक बार 2 वैल्यू रखेंगे, ऐसे। तो ऐसा करते हैं हम, कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन जब हम पूरे में निकालते हैं तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 × इसमें से देखिए 1 + इतना ऐसे करके कॉमन आ जाएगा। इसका ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे क्योंकि लंबा इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा जाएगा, तो इसका सॉल्व करेंगे तो आपका 115 हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब लेक्चर, आप लोगों का कंप्लेन भी था कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया है कि जितना हो सके लेक्चर को छोटा किया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि डिस्क्राइब अगर नहीं करो, सिर्फ अगर सीधा सीधा जवाब बता दूँ तो कोई खास बेनिफिट हो नहीं जाएगा, तो थोड़ा तो लंबा हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश किया है। बाद बाकी जैसा भी आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दें, मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, फिर आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखें। एक सेट प्रैक्टिस जो मैं प्रीवियस ईयर दे रही हूँ, इसके अलावा आप अपने साथ सेट प्रैक्टिस भी एक एक करते रहा करें, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे नहीं मिलता कि मैं एक प्रीवियस ईयर और एक सेट प्रैक्टिस दोनों करवा सकूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली मुझे। तो आप लोग ध्यान में रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, और मतलब हर सब्जेक्ट को बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ा करें। सेंट्रल का भी पूछता है, पूरे देश का भी पूछता है, लेकिन बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैप बेस्ड क्वेश्चन कुछ मतलब कब के बराबर ही आते हैं, 1-2 मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो उसे। उसके अलावा मेंस की भी तैयारी आप साथ ही करते रहें। करंट पर आप देख रहे हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन करंट के आ रहे हो, तो करंट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। लगभग 1 साल का करंट आप देख लो। और हाँ, एक प्लस पॉइंट है आपका कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन ही बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं अभी तक भी, तो ये चीज़ बिल्कुल प्लस पॉइंट है। जैसे यूपीएससी में आप देखते हो क्वेश्चंस को कि वहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट मैसेज आपको ढूंढना पड़ता है, तो हर चीज़ के बारे में बहुत डीप नॉलेज होना होता है। पर यहाँ पर क्या आपके 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर करवाने का वही रीज़न है जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि कौन कौन से पोर्शन से देखिए कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि एक ही सेट में, यानी कि सेट प्रैक्टिस भी नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसी में रिपीट किया जा रहा है, एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, तो आप ध्यान में रखें और उन सारी चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलें। चलिए ठीक है, फिर आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले दिन 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।